हेलो माय डियर मेमोरी एथलीट्स। पिछले वीडियो में हमने नेम्स एंड फेसेस इस इंटरेस्टिंग डिसिप्लिन का मेमोराइजेशन और रिकॉल पेपर कैसा होता है, इस डिसिप्लिन का मार्किंग क्राइटेरिया क्या है, चेहरों के नाम अगर हम दूसरे लिपि में अनुवादित करना चाहते हैं तो क्या करना है, ये सब डिटेल में सीखा है। अगर आप सीधे इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियो का लिंक भी दे दिया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिए हुए चेहरों के नाम कैसे याद रखने हैं ये सिखाकर तुरंत आपकी एक परीक्षा भी लेने वाली हूँ। और मेमोराइज करते वक्त किन चीजों को ध्यान में रखना है, चैंपियनशिप में समय का नियोजन कैसे करना है, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी देने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मेमोरी चैंपियनशिप के सभी 10 डिसिप्लिन की संपूर्ण जानकारी लेने के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। ओके, तो फिर आइए एक ऐसी स्ट्रेटेजी सीखे जो आपको चेहरों के नाम याद रखने में मदद करेगी। शुरू करने से पहले मुझे बताइए कि व्हाई वी फेल टू रिमेंबर नेम्स। क्या लगता है आपको पहली बार मिले हुए किसी व्यक्ति का नाम हम क्यों भूल जाते हैं? कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी इंसान का चेहरा याद आ जाता है। उस इंसान को देखने के बाद हमें ये तो याद आ जाता है कि हम इस इंसान से पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन नाम याद नहीं आता। ऐसा क्यों होता रहेगा? क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उस व्यक्ति का चेहरा हमारे विजुअल मेमोरी में संग्रहित हो जाता है और उस व्यक्ति द्वारा बोला गया उसका नाम हमारी ऑडिटरी मेमोरी बन जाता है। और कई सारे रिसर्च से पता चला है कि विजुअल मेमोरी इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द ऑडिटरी मेमोरी। विजुअल मेमोरी ऑडिटरी मेमोरी से अधिक स्ट्रॉन्ग होती है और इसलिए चेहरा जितने जल्दी याद रहता है उतने ही जल्दी लोग नाम भुला देते हैं। लेकिन फिर जैसे हम किसी व्यक्ति के चेहरे को देखते हैं वैसे ही नाम को भी देखना शुरू कर दे तो मतलब नाम को भी विजुअल मेमोरी बना दिया जाए तो हम नाम को भी लंबे समय तक याद रख सकते हैं। लेकिन फिर अब आपके मन में सवाल आया होगा कि नाम को देखना यानी कि एग्जैक्टली क्या? क्या नाम सचमुच विजुअलाइज किया जा सकता है? तो मेरा जवाब है हाँ। कैसे? रिया मेथड से। रिया मेथड का इस्तेमाल किया जाए तो नाम विजुअलाइज करना एकदम आसान है। तो फिर सीखेंगे रिया मेथड। रिया मेथड एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रिया किसी लड़की का नाम नहीं है, बल्कि यह नाम को विजुअलाइज करने की प्रोसेस का संक्षिप्त रूप यानी कि शॉर्ट फॉर्म है। रिया में आर मतलब रिपीट या फिर रीड, आई मतलब इंप्रेशन और ए मतलब एसोसिएशन। तो व्यक्ति का नाम विजुअलाइज करने की प्रक्रिया में यदि आप डे टू डे लाइफ में रिया मेथड का उपयोग करना चाहते हैं तो रिया में जो आर है उसका मतलब रिपीट। यदि आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं और आप उसका नाम याद रखना चाहते हैं तो आपको अपनी बातचीत में लगातार उस व्यक्ति का नाम लेना चाहिए और इसके लिए मिलते ही सबसे पहले आपको उस व्यक्ति को उसका नाम पूछना चाहिए। वरना ज्यादातर होता यह है कि हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, उससे खूब बातें करते हैं और फिर जाते जाते उस व्यक्ति का नाम पूछते हैं और कुछ ही देर में भूल भी जाते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि आप किसी व्यक्ति का नाम याद रखना चाहते हैं तो जब आप उनसे मिलते हैं तो सबसे पहले आपको उनका नाम पूछना चाहिए और फिर बातों ही बातों में हर 4 से 5 वाक्य के बाद उस व्यक्ति का नाम लेकर बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर आप सीमा नाम की लड़की से पहली बार मिलते हैं तो बात करते समय तुम कहाँ रहती हो ऐसा न पूछते हुए सीमा तुम कहाँ रहती हो या फिर तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है ऐसा न पूछते हुए सीमा तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है,
ऐसे बोलते वक्त बार बार व्यक्ति का नाम दोहराने से नाम याद रखने की संभावना बढ़ जाती है। बेशक अगर आप बोलते वक्त हर वाक्य में नाम लेते हैं, तो सामने वाला इरिटेट हो सकता है। इसलिए जैसे कि मैंने अभी कहा, बोलते वक्त हर 4 से 5 वाक्यों के बाद आपको उस व्यक्ति का नाम लेके बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए। तो आर मतलब रिपीट। तो ये हो गया डे टू डे लाइफ के लिए। लेकिन मेमोरी चैंपियनशिप में विजुअलाइज करने के प्रोसेस में आर मतलब रीड। इसलिए चैंपियनशिप में चेहरे के नीचे दिए गए नाम को ध्यान से पढ़ना है। उस नाम में से कोई मतलब निकल रहा है क्या? क्या आपके परिवार, फ्रेंड सर्कल या आपके सामाजिक दायरे में उस नाम का कोई व्यक्ति है क्या? या फिर अगर आप उस नाम को तोड़ते हैं, उस नाम के छोटे छोटे हिस्से बनाते हैं, तो क्या उन छोटे छोटे पार्ट्स में से कोई अर्थ निकल रहा है क्या? ये सारी चीजें मन ही मन में नोट करनी है। उसके बाद तुरंत उस चेहरे पर कोई आई फॉर इम्प्रेशन यानी कि यूनिक इम्प्रेशन मिल रहा है, तो उसे ढूंढने का प्रयास करना है। हर चेहरे की एक खासियत होती है। हर चेहरे को एक शेप होता है। हर चेहरे की कुछ विशेषता होती है। आपको वह खासियत, वह विशेषता ढूंढनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, किसी चेहरे पर डिंपल होते हैं, तो किसी के गाल गोल मटोल होते हैं। किसी के बाल घुंघराले होते हैं, तो कोई गंजा होता है। कुछ लोगों के चेहरे पर बड़ा सा तिल होता है, तो किसी के चेहरे पर पुराने स्पॉट्स होते हैं। किसी की नाक तोते की तरह नुकीली होती है, तो किसी की नाक बिल्कुल चपटी होती है, जैसे किसी ने जोर से मुक्का मारा हो। किसी की आंखें बड़ी बड़ी होती है, तो किसी की आंखें एकदम छोटी सी होती है। किसी का माथा आगे की ओर होता है, तो किसी की भौवें यानी कि आईब्रोज मोटी होती है। किसी के कान गणपति बापा की तरह बड़े बड़े होते हैं, तो किसी के होठों का एक विशेष आकार होता है। या फिर किसी ने दाढ़ी और मूंछों का कुछ विशेष स्टाइल किया होता है। ऐसे कुछ न कुछ विशेषताएं, इंप्रेशन आपको तुरंत ढूंढने हैं और नाम के साथ ए फॉर एसोसिएट करने हैं। एसोसिएशन करते वक्त आपको आपकी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना है। सुंदर क्रिएटिव आइडियाज के लिए रेगुलर प्रैक्टिस जरूरी है। यहाँ उदाहरण के तौर पर मैं आपको सिर्फ फर्स्ट नेम और चेहरे पर ढूंढा हुआ इंप्रेशन रिया मेथड से एसोसिएट कैसे करना है, वो प्रैक्टिकली करके दिखाने वाली हूँ। इस चेहरे का नाम है बिपिन। इस नाम को अगर हम तोड़ते हैं यानी कि छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो हमें 2 वर्ड्स मिलते हैं, बीप प्लस पिन। और चेहरे पर नजर डालने पर गंजा सिर प्रमुखता से नजर आता है। तो अब हमें बिपिन नाम और गंजे सिर को एसोसिएट करना है। कल्पना कीजिए कि आप गंजे सिर पर पिन से बीप बीप की आवाज निकाल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप बिपिन नाम के किसी व्यक्ति को जानते हैं, तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि बिपिन नाम का व्यक्ति ही गंजे सिर पर पिन से बीप बीप की आवाज निकाल रहा है। और फिर रिकॉल के समय गंजे सिर को देखकर पिन से किया हुआ बीप बीप आवाज आपको याद आ जाएगा और बिपिन नाम आप आराम से लिख पाएंगे। यहाँ हमने बिपिन नाम को डायनामिक बनाया यानी कि गति दी, साउंड भी दिया, और इसलिए अब हम बिपिन नाम को विजुअलाइज कर सकते हैं। इस तरह अब चेहरे के साथ साथ नाम भी हमारी विजुअल मेमोरी बन गई। अगले चेहरे का नाम है रुचि। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रुचि के उभरे हुए गाल दोनों तरफ रखे हुए 2 रुई के गोले की तरह दिख रहे हैं। रुई यानी के कॉटन। तो आप कल्पना कीजिए कि रुचि के रुई जैसे दिखने वाले गाल आपने खींचे, तो रुचि ची ची ऐसे चिल्लाने लगी। या फिर अगर रुचि नाम की कोई व्यक्ति है
जिसे आप जानते हो, तो आप यह भी कल्पना कर सकते हैं कि रुचि नाम की वह व्यक्ति ही इस रुचि का गाल खींच रही है और ये रुचि ची ची ऐसे चिल्ला रही है। यह क्रिएटिविटी मेरे ऑनलाइन बैच के नील पटेल नाम के एक स्टूडेंट ने की है। थोड़ी सी कोशिश से आप भी ऐसी क्रिएटिविटी आसानी से कर सकते हैं। तो रूही और चीची इन दोनों बातों से किसी को भी रुचि नाम आसानी से याद आ सकता है। यहाँ भी हमने रुचि नाम को गति दी, आवाज दिया, इसलिए अब रुचि नाम हम विजुअलाइज कर सकते हैं। तो अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे चेहरे के साथ साथ नाम को भी विजुअल मेमोरी कितनी आसानी से बनाया जा सकता है। इस प्रकार रिया मेथड प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करनी है वो आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है, करेक्ट? अगले चेहरे का नाम है अद्वैत। अद्वैत के चेहरे पर ये जो बिखरे हुए खड़े खड़े बाल हैं, ये सबसे पहले ध्यान खींचते हैं। सच कहूं तो मुझे ना अद्वैत के बाल देखकर टीवी पर सेंटर शॉक गोली का एक एडवर्टाइजमेंट आता था ना, वो याद आ रहा है। और अद्वैत की स्पेलिंग में भी देखिए, एडवर्टाइजमेंट का शॉर्ट फॉर्म है एड। तो कल्पना कीजिए कि आप सेंटर शॉक की एड देखने के बाद अद्वैत के खड़े बालों को ठीक करने गए, तो अद्वैत आपसे कह रहा है वेट वेट। अब जब आप रिकॉल पेपर में इस चेहरे को देखेंगे, तभी खड़े बिखरे बालों को देखकर आपको इन बालों के इर्द गिर्द बनाई गई कहानी याद आएगी और साथ ही साथ नाम भी याद आ जाएगा। आसान है। अब इस शख्स का नाम है कुटिनो। कुटिनो को देखकर उनकी घनी मूछें आंखों में भर आती है। तो कल्पना कीजिए कि आप उनकी मूछें पकड़कर उन्हें डरा रहे हैं कि मैं आपकी मूछों को खलबट्टा में कूट कूट कर तोड़ने वाली हूं। और भयभीत कुटिनो आपसे कह रहे हैं नो नो। जब आप रिकॉल पेपर में ये चेहरा देखेंगे, तब मूछे देखते ही आपको कुट कुट और नो नो ये दो शब्द पक्का याद आएंगे और फिर तुरंत कुटिनो ये नाम भी याद आ जाएगा। नाम को विजुअल मेमोरी बनाना कितना मजेदार है, नहीं? अब ये है आखिरी चेहरा जिसका नाम मैं आपको एसोसिएट करके देने वाली हूँ और ये चेहरा है जेम्स का। जेम्स के दोनों गालों पर पड़े हुए ये डिंपल्स कितने मस्त लग रहे हैं ना। अब ये डिंपल्स और जेम्स ये नाम हमें कनेक्ट करना है। एकदम इजी है, नहीं? विजुअलाइज कीजिए कि दोनों गालों के दोनों डिंपल्स में एक एक जेम्स की गोली आपने चिपका दी। हो गया। रिकॉल पेपर में ये चेहरा देखते ही इस चेहरे के डिंपल्स आपको जेम्स के गोलियों की याद दिलाएंगे और तुरंत किया हुआ एसोसिएशन आपको याद आ जाएगा और आप नाम लिखकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन सावधान, क्या आपने ये नोटिस किया कि मेमोराइज करते वक्त आपने जेम्स का नाम जेम्स के गोलियों के साथ एसोसिएट किया था और जेम्स के गोलियों का स्पेलिंग GEMS है, लेकिन इस चेहरे के नाम का स्पेलिंग तो जेम्स है, JAMES। रिकॉल के समय JAMES के जगह GEMS लिखने की गलती ना हो, इसलिए मेमोराइज करते वक्त ही आपको आपके ब्रेन को इस स्पेलिंग डिफरेंस की सूचना देनी पड़ेगी। एक बार आपने सूचना दे दी, तो फिर रिकॉल के वक्त आपका ब्रेन आपको इस स्पेलिंग डिफरेंस की पक्का याद दिलाएगा। और एक बात समझ लीजिए कि मेमोराइज किए हुए ये सारे नाम आपको कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद नहीं, तो तुरंत कुछ मिनटों में ही रिकॉल पेपर में लिखने हैं। और वैसे भी आपको तो पता ही है कि रिकॉल टाइम मेमोराइजेशन टाइम से हमेशा अधिक होता है। तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की, हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। एसोसिएशन को आराम से याद करके स्पेलिंग सोच समझकर लिखकर रिकॉल पेपर पूरा करना है। और एक बात, अगर किसी नाम का स्पेलिंग कठिन है,
कॉम्प्लिकेटेड है तो उस पर समय बर्बाद न करते हुए उसे छोड़कर सीधा आगे बढ़िए, क्योंकि मेमोराइजेशन पेपर में काफी डेटा प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए जटिल स्पेलिंग पर अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। लेकिन हाँ, कुछ नाम लंबे जरूर होते हैं, लेकिन सरल भी होते हैं। उदाहरण के लिए हमने अभी एसोसिएट किया हुआ कुटिनो, ये नाम जरा लंबा था, लेकिन आसान था, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। इस नाम के दो पार्ट्स कर कर दो अर्थपूर्ण शब्द बनाने में और उसे एसोसिएट करने में हम आराम से सफल हुए। उसमें हमने एक्शन डाली, इमोशंस डाले, साउंड भी डाला। इसलिए ऐसे बड़े नामों को याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी राय में नाम से ज्यादा सरनेम्स अक्सर बहुत लंबे या जटिल हो सकते हैं। उन्हें याद रखने में काफी समय बर्बाद हो सकता है। इसलिए हो सके तो चेहरों के सिर्फ नाम ही याद रखिए। ध्यान दें कि कुछ अंग्रेजी नाम ऐसे भी हैं जो कभी-कभी प्रथम नाम और कभी-कभी सरनेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीटर। पीटर ये कुछ लोगों का पहला नाम होता है तो कुछ लोगों का सरनेम। वैसे ही डेविड, पार्कर, एशले, स्मिथ, पेन, ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं जो किसी के नाम तो किसी के सरनेम होते हैं। ऐसे समय में फॉर एग्जाम्पल, स्मिथ ये याद रखा हुआ नाम दिए हुए चेहरे का नाम है या सरनेम, इसकी स्पष्ट सूचना मेमोराइज करते वक्त ही आपके ब्रेन को आपको देनी चाहिए। नहीं तो होता क्या है, रिकॉल पेपर में लिखते वक्त याद किया हुआ नाम नाम था कि सरनेम, ये बहुत सोचने पर भी याद नहीं आता है और गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि चैंपियनशिप में आपको दिए गए मेमोराइज टाइम में समय का नियोजन कैसे करें। रिकॉल टाइम में कहीं भी कंफ्यूजन, डाउट क्रिएट ना हो, इसलिए चैंपियनशिप में दिए गए मेमोराइजेशन टाइम में केवल मेमोराइज न करके रिवीजन का एक अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी-कभी हमें मेमोराइज करते समय ध्यान में नहीं आता है, लेकिन कोई-कोई कनेक्शन उस समय पे पक्का नहीं हो पाता और फिर रिकॉल के दौरान हम ब्लैंक हो जाते हैं। और आप जानते ही हैं कि नाम का स्पेलिंग गलत हुआ तो 0 मार्क, और किसी कंफ्यूजन के कारण ही सही, लेकिन एक नाम 2 से अधिक बार लिखा गया तो हर बार आधा आधा मार्क कटने वाला है। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। बेशक कितने मिनट के बाद रिवीजन करनी है, वह हर व्यक्ति पर निर्भर करता है। जब आप घर पर टाइमर के साथ प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको अपने स्पीड का अंदाजा हो जाएगा और आप खुद तय कर सकेंगे कि कितने मिनट्स के बाद रिवीजन करनी है। ओके, तो फिर अब आप एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो वीडियो पॉज करके जल्दी से एक नोटबुक और पेन लेके आइए। 2 मिनट का टाइमर मैं सेट करने वाली हूँ और आपके सामने आएगा नेम्स एंड फेसेस का मेमोराइजेशन पेपर। रिया मेथड का उपयोग करके और अभी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने आपको बताए, उन सबको ध्यान में रखकर नामों को मेमोराइज करना है। सो ऑल सेट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम अप। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कैसा रहा आपका अनुभव? रिया मेथड का उपयोग करके नाम याद रखना पॉसिबल हुआ ना आपको? यहाँ प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको सिर्फ 2 ही पेजेस दिए थे और आपका ये पहला अटेम्प्ट है, इसलिए मैंने रिकॉल पेपर में चेहरों का सीक्वेंस भी नहीं बदला है। अब आप वीडियो पॉज करके आपके आंसर्स लिखिए और फिर वीडियो थोड़ा रिवाइंड करके खुद ही चेक भी कर लीजिए। आंसर्स लिखते वक्त ही आपको समझ में आएगा कि रिया मेथड आपको ठीक से समझी है या नहीं। अगर नहीं, तो वीडियो को दोबारा शुरू से देखिए और फिर से एक बार सारे पॉइंट्स ठीक से समझकर बाद में ही प्रैक्टिस शुरू कीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यही रुकते हैं। यदि आपको कोई संदेह है, डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। और जाते जाते कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और लाइक का बटन भी जरूर हिट कर दीजिए ताकि मेमोरी चैंपियनशिप के बारे में ऐसी ही डिटेल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन मिले। थैंक यू। अगला वीडियो रिलीज होते ही तुरंत आप तक पहुंचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए जो आप ही की तरह मेमोरी की दुनिया में कुछ अद्भुत करना चाहते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि आप हैं मेमोरी एथलीट और आप बनना चाहते हैं मेमोरी चैंपियन। थैंक यू।